हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं मैराथन में यह भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें हम लोग एक एक करके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम इतिहास और भूगोल के मैराथन प्रश्न अपलोड किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उससे आप लोग को बहुत बेनिफिट्स हुआ होगा और इससे भी बहुत फ़ायदा उठाएंगे आप। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यानी संसद की जो संयुक्त बैठक है, संसद के जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है, यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 106 में, 108 में, 110 में या फिर 112 में। तो ये जो बात है कि भारतीय संविधान के जो संयुक्त बैठक होगी लोकसभा और राज्यसभा की, वो अनुच्छेद 108 के तहत है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अध्यक्षता करेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हम लोग को सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और उनका संबंध किससे है, उसे हम लोग को सुमेलित करना है। 1 ए है कि अनुच्छेद 323, 324, 330 और 320। तो यह कौन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 323 ए है, इसका संबंध प्रशासनिक अधिकरण से है, तथा अनुच्छेद 324 का निर्वाचन से संबंधित है। 330 का वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण सदस्यों की संख्या है उसके लिए है, और 320 वो लोकसभा सेवा आयोग के कार्यकाल से है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर बन रहा है। याद रखिएगा, बिहार में जो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा के सीटों के आरक्षण है वो 6 सीट बिहार में 40 में से आरक्षित है, जो केवल उस पर अनुसूचित जाति के संबंधित व्यक्ति ही चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। यानी अनुच्छेद 17 में जो अनुच्छेद 17 ए जोड़ा गया है वो किससे रिलेटेड है? वह कानून की समक्ष समता का अधिकार बताता है, या फिर सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, या फिर पदवियों के उन्मूलन का, या अस्पृश्यता के उन्मूलन का। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक वो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 वो समानता का अधिकार बताता है। इसमें अनुच्छेद 17 में 17 ए जोड़ा गया है, जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन का, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, छुआछूत का, उससे उन्मूलन का उपबंध जोड़ा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तथा आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें आपको यह बहुत लाभकारी साबित होगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्य की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, वो केवल 6 राज्यों में है। वहाँ बाकी राज्यों में सभी जो भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से सभी राज्यों में विधानसभा है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे राज्यों में भी है। तो इसमें यह जो उसकी स्थापना है या उसके समाप्ति का प्रावधान है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 169 में है, कि जो ये राज्य के विधान परिषद की जो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, या विधायिका के विरुद्ध, या फिर न्यायपालिका के विरुद्ध, या कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो 5वां का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध वो संरक्षण प्रदान करता है। ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वो वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 है, 19-22 है, या फिर 23 से 24 है, या अनुच्छेद 25 से 30 के बीच इसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन ये 23 से 24 के बीच किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर
जो छठा के लिए है वो करेक्ट आंसर सी के रूप में जाना जाएगा। ये टोटल जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकारों को नहीं किया जा सकता है, या मौलिक अधिकारों को, या सांविधिक अधिकारों को, या इन सभी अधिकारों को जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो जो सबसे सही उत्तर है अनुच्छेद 32 जो है यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, अगर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में, और ये जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक के बीच जो है चर्चा किया गया है। तो इसमें कौन नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, या पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, या फिर कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ावा देना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। ये राज्य के नीति निर्देशक में जो शामिल नहीं है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में ए बी सी जो है वो शामिल है, यानी ए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। हमारे पास जो भारतीय जो भी नागरिक हैं उनके जो 6 मूल अधिकार है उनमें से कौन सा है जो इन जो ऑप्शंस है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और जो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये इसमें कौन सा है? तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व में निर्धारित है कि कुटीर उद्योग जो छोटे पैमाने पर उद्योग है उसको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। बाकी अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है यह समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है यह मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है। तो ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो सरदार सरवंश सिंह समिति के जो अनुशंसा है उसके आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन कराया गया, और उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए जो भाग 4A में, और जो 51A है अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में जो है जोड़ा गया है। उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य उस वक्त निर्धारित किए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, यह 2002 में जो ये आगे जो है जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किया गया है वह सभी व्यक्तियों के लिए है, या समस्त नागरिकों के लिए है, या केवल गैर नागरिकों के लिए है, या केवल केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए है। तो मौलिक कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं वो भारत के सभी नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है 11वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी की जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित है वह सभी नागरिकों के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, यानी संसद का जब कार्यवाही शुरू होता है तो उस सूची में शामिल प्रथम विषय कौन होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो इसका जो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रश्नकाल जो है संसद की कार्यवाही की सूची के प्रथम विषय में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, या फिर वराहगिरी वेंकटगिरी हैं, या ज्ञानी जैल सिंह हैं, या फिर शंकर दयाल शर्मा हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि ज्ञानी जैल सिंह जो है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में थे। सी आंसर सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक को नहीं लौटा सकता है, या फिर गैर सरकारी विधेयक को,
या धन विधेयक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस कौन से विधेयक को जो है राष्ट्रपति ये इसके लिए नहीं लौटा सकता? तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नहीं लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तथा साथ ही साथ इस वीडियो से आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत लाभ भी प्राप्त करेंगे आप। तो इसलिए अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन 15 है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अगर पद से हटाने का अधिकार है तो वह किसे प्राप्त है? तो भारत में जो राष्ट्रपति और साथ में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है कि एक राष्ट्रपति होंगे जो सभी सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्र के प्रमुख के रूप में जाने जाएंगे, और जो उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जाने जाते हैं। तो इनको पद से हटाने का जो अधिकार प्राप्त है वो राज्यसभा, लोकसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि वह संसद को अधिकार प्राप्त है, वो महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और यह जो है ये उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह 5 वर्षों का है, राष्ट्रपति के भांति ही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? तो कोई भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन में से जो है वो कोरम पूरा करने के लिए, गणपूर्ति के लिए जो उसके अधिकतम कुल सदस्यों की संख्या है उसका 1/10 1/10वां हिस्सा जो है कम से कम सदस्यों की पूर्ति होनी चाहिए, तब जाकर के जो है कोरम पूरा होता है। अर्थात 250 सदस्यों में से जो है कितना 1/10 अगर हम लोग करें तो 25 सदस्य की जो है संख्या होनी चाहिए, तब राज्यसभा का कोरम निर्धारित होगा, यानी उसकी बैठक जो है आहूत की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के रूप में 16 नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होती है? तो यहाँ भी वही ऑप्शंस आएंगे कि जो लोकसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं उसका 1/10 यानी 1/10वां हिस्सा जो है ये होगा, तो जो है वो कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 तो 545 सदस्यों में से 1/10 जो है हम लोग ये करेंगे। 543 का चूँकि निर्वाचन होता है और जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, अर्थात 17वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम जो है कौन से प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है जब बहुमत संसद के सदन में जब प्रधानमंत्री के द्वारा बहुमत कंप्लीट नहीं किया जाता है तो फिर वहाँ पर जो है ये त्याग पत्र देने की स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें सर्वप्रथम कौन नाम आता है? मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, या वीपी यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि मोरारजी देसाई हैं, जो कि ये प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, गैर कांग्रेसी। तो इन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव के रूप में अपना सबसे पहले इन्होंने ही त्याग पत्र दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? वह राष्ट्रपति के प्रति होता है, प्रधानमंत्री के प्रति होता है, या फिर वह लोकसभा या संसद के प्रति होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक मंत्रिपरिषद जो है वो ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि लोकसभा के प्रति जो है वह उत्तरदायी होता है, यानी सी आंसर सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, कि न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, या देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, या फिर कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना जो है यह उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है?
केंद्र और राज्य में अगर किसी पॉइंट को लेकर के किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कौन जो है ये सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। यह किसके अधिकार के तहत आता है? यह परामर्शदात्री है, अपीलीय है, संवैधानिक है या प्रारंभिक है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि केंद्र राज्य में अगर किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह उसका निपटारा करने के लिए जो है ये आएंगे। ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित जो है वो अनुच्छेद 164 में किया गया है या फिर अनुच्छेद 166 है, 67 है या 163 है। तो सबसे सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि भारतीय संविधान में जो है मुख्यमंत्री के लिए अनुच्छेद 167 में उनके कार्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, कौन सा कूट सही है? तो अगर हम लोग एक एक कूट पर ध्यान दें तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य के विधानसभा यानी विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं निर्वाचित होकर के अपने अपने क्षेत्र से पहुँचते हैं उनके द्वारा जो है यह चुने जाते हैं। अर्थात 23वां का जो है केवल एक आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में 23वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है पहले 7 राज्यों में हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जब विघटन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, उसके पश्चात वहाँ का जो है विधानसभा और विधान परिषद को भंग करने के पश्चात जो है अब केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इन तरह से जो है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन नहीं है? यानी किस राज्य में केवल विधानसभा है, विधान परिषद का ये नहीं है? वो राज्य महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है या बिहार है? तो बिहार जो है, बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था हम सभी जानते हैं कि यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बिहार में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। लेकिन जो हमारा पड़ोसी राज्य है बंगाल, जहाँ के वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, बाकी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है बिहार की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य विधानसभा का गठन जो है वह अनुच्छेद 163 के तहत हुआ है या फिर अनुच्छेद 169 के तहत या 170 या 174? तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 170 के तहत जो है वो विधानसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इन तीनों राज्यों में जो है वो विधानसभा अस्तित्व में है, लेकिन लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत है, अर्थात लक्षद्वीप में जो है वो विधानसभा ये उपस्थित नहीं है। तो सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली और चंडीगढ़ में है, दिल्ली पांडिचेरी, चंडीगढ़ पांडिचेरी या दिल्ली और दमन दीव है। तो ये सारे जो है प्रमुख भारत में जो यूनियन टेरिटरी है वह है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में कूट बनेगा वो दिल्ली और पांडिचेरी के बीच जो है वो द्विसदनात्मक कह रहे हैं विधानसभा उपलब्ध है दिल्ली में और पांडिचेरी में। और जो प्रावधान लाया गया है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी जो है, जम्मू और कश्मीर को 2 जो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, जम्मू कश्मीर अलग और एक लद्दाख अलग, तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी वहाँ निर्वाचन नहीं हुआ है, अर्थात अभी जो है करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी ही जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है यह करेक्ट आंसर 10 मार्च 1950 है, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या 20 मार्च 1950। सही उत्तर क्या होगा इसका?
इसका जो करेक्ट, तो 29वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को जो है स्थापित किया गया। हालांकि अब योजना आयोग जो है प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, अब जो है इसे 17 अगस्त 2014 को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग का जो है स्थापना किया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष वो कौन जाने जाएंगे, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया। यानी कि वयस्क मताधिकार जो है आज के डेट में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो यह कब किया गया, पहले यह 21 वर्ष उम्र निर्धारित था, तो इसको जो किया गया है 1989 में, अर्थात 30वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, लेकिन अब उनकी संख्या कितनी है। तो मूल संविधान जब बना तो 3 प्रकार के लिस्ट बनाए गए थे। एक संघ सूची जिसमें शामिल विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार था, दूसरा राज्य सूची जिसमें शामिल विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, और तीसरा संघ सूची था समवर्ती सूची जिसमें जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शामिल है। तो समवर्ती जो 66 विषय शामिल थे राज्य सूची में, उसमें से 5 विषय को निकाल करके जो है समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया, अर्थात अब वर्तमान में जो है वो 61 विषय बचे हैं राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर ए के रूप में 31वां का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पंचायती राज कौन से विषय में शामिल है। यह समवर्ती सूची का शामिल विषय है, या फिर केंद्र की सूची का शामिल विषय है, या इसमें जो है या राज्य सूची का शामिल विषय है, या विशेषाधिकार की सूची का शामिल विषय है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 32वां नंबर सवाल के लिए कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची में शामिल विषय है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में इसका करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आर्थिक नियोजन का जो विषय है यह कौन से सूची का विषय है। यह संघ सूची का विषय है, या यह राज्य सूची का विषय है, या फिर यह समवर्ती सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन का जो विषय है यह मुख्य रूप से समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य के साथ साथ सरकार को भी है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है शिक्षा भी जो है समवर्ती सूची में शामिल विषय है। इस प्रकार कुल जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो है अधिकार यह कौन से अनुच्छेद के तहत है कि जब अगर सरकार की स्थिति नहीं बनती है तो वैसे सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है यह अनुच्छेद 352 के तहत, 54 के तहत, 55 या 56। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अपने बिहार में लास्ट टाइम जो है वो 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। वह अवधि 1 वर्ष की, 3 माह की, 6 माह की, 2 माह की। तो जो सबसे सही उत्तर है कि किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसकी जो प्रारंभिक अवधि होती है वो केवल 6 माह की होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। इस प्रकार अभी जो है हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, साथ ही साथ यह आपके आने वाले परीक्षा में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर दोस्त अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।